हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। इसके पहले आप लोगों की छोटी सी सूचना, आपको पता है, आप लोग अवगत हैं, जो कि हमारा इसके पहले क्विज बैंक था, आपका होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन समाप्त हो गया था। वहाँ पे कुछ साथी गए थे, वापस आना पड़ा, लेकिन पुनः अक्षित स्टेशनरी जो कि पार्थ एजुकेशन के ठीक सामने है, वहाँ पे आपका होम मैनेजमेंट का क्विज बैंक और एक्सटेंशन एजुकेशन का क्विज बैंक उपलब्ध है। आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आपकी परीक्षा की डेट भी टल गई है, तो इससे आपको और समय है, अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए और जिससे अपनी एक सीट अपनी सुनिश्चित कर पाइए। तो चलिए देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। आपका तो यह लंबा है, लेकिन इसको हम देखेंगे, प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसी एस्कॉर्बिक एसिड की बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो एस्कॉर्बिक एसिड की बात होती है तो सबसे पहले ये जो विटामिन है आपकी विटामिन सी है, जिसका रासायनिक नाम ही है एस्कॉर्बिक एसिड, और यह हमें स्कर्वी नामक रोग से बचाती है। यानी कि स्कर्वी नामक रोग से बचाती है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि स्कर्वी नामक रोग से बचाती है, लेकिन उसके पहले लोग जान लें कि स्कर्वी होता क्या है। स्कर्वी आपका और कुछ नहीं, बल्कि जब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो आपके मसूड़ों से, आपके दांतों से ब्लड आने लगता है। इसी को ही, इसमें मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उसके ज्वाइंट, जहाँ से दांत और मसूड़ों का जो ज्वाइंट हुआ करता है, जो सॉकेट हुआ करता है, जहाँ पे दांत आपका फिक्स होता है, वे कमजोर पड़ जाते हैं और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, और इसी को ही स्कर्वी के नाम से जाना जाता है। और यह जो आपकी विटामिन सी है स्कर्वी से बचाता है, अतः इसी कारण इसे एंटी स्कर्वी विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटी का मतलब होता है विपरीत, और स्कर्वी आपको पता है एक बीमारी है, इसकी बीमारी का जो विपरीत यानी कि इस बीमारी से जो बचाए वही आपका एंटी स्कर्विक है। ये आपकी विटामिन है, इसलिए जो आपकी एंटी स्कर्विक विटामिन के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि आपके जो गुर्दे में होने वाली पथरी है, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, यह विटामिन सी उस पथरी को भी बनने से रोकता है, यानी कि रोकता है। यानी कि विटामिन सी की जब हमारे शरीर में भरपूर पूर्ति होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, तो वहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो जमा होने लगता है आपके शरीर में, आपके गुर्दे में, आपके किडनी में, वह उसको रोकता है। यानी कि जिन लोगों में इसकी मात्रा पर्याप्त होती है उनमें पथरी की शिकायत कम देखी जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, तो इसका जवाब होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। लेकिन यहीं से आपसे अगर रिलेट कर दे, यहीं से यदि वह आपसे रिलेट कर दे, आपसे पूछ ले जो आपका गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली में पाई जाने वाली पथरी किसकी बनी होती है, आपसे पूछ दे स्टोन है या कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है या फैटी एसिड की बनी होती है या ए बी और सी दोनों की बनी होती है, तो जान लीजिए जो आपका गॉल ब्लैडर है, जो आपकी पित्त की थैली है, जो पित्त का घर है, जहाँ पे पित्त संचित होकर रहता है, आवश्यकता पड़ने पर निकलता है। आपको पता है पित्त लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो इसकी जो पथरी हुआ करती है यह आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट की ना होकर के बल्कि इसकी जो पथरी होती है वह स्टोन की नहीं होती है, उसमें स्टोन नहीं होता है, इसका ठोस नहीं होती है, बल्कि यह आपका जो कि कोलेस्ट्रॉल हुआ करता है, यह कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, या आप इस तरह से कह सकते हैं फैटी एसिड की बनी होती है। ये फैटी होती है, फैट की बनी होती है, चर्बी की बनी होती है, और इसी कारण से इसको देखा है तो इसमें उछाल पाया जाता है, उछलती है। और एक जानकारी और जान लीजिए कि यदि आपके जो पित्ताशय की पथरी है यदि फट जाए, इसका एक निश्चित समय हुआ करता है कि आज अगर इतने साइज की है तो उसका अनुमान डॉक्टर लगा लेता है कि साल, 2 साल, 3 साल में यह जो है ब्लास्ट कर सकती है, फट सकती है। अगर किसी व्यक्ति की यह पथरी जो हुआ करती है, जो कि आप जान लीजिए कि फैट की बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, अगर इसमें रिसाव हो जाए तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है, आदमी का बचना मुश्किल होता है, बहुत ही खतरनाक स्थिति हुआ करती है। तो जान लीजिए कि यह जो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की ना बोल करके बल्कि ये आपके फैट की बनी होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है। तो पथरी की बात हो गई। और आपकी जो विटामिन सी है आपकी एंटी स्टोन विटामिन के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे कारण जाना, इसकी कमी समुद्री यात्री में ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे बात आ गई कि विटामिन सी की कमी समुद्री यात्रियों में ज़्यादा होती है, तो हमें सोचना होगा कि समुद्री यात्रियों में विटामिन सी की कमी क्यों होती है। भाई, जो व्यक्ति समुद्री यात्रा लंबी कर रहा है, अब तो समुद्री यात्रा आपकी कम हो गई है, 4, 6, 10 दिन में हम लोग समुद्र से इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं,
क्योंकि उसमें आपको टरबाइन लगी हुई है, इंजन लगा हुआ है भी, हमारी तेज चलती है। लेकिन पहले क्या होता था, वायु के मार्ग से लोग चलते थे, 3-3, 4-4, 6-6 महीना, साल भर, 2 साल समुद्री यात्रा लोग करते रहते थे, और उसमें से आपके सी फूड उनको प्राप्त होता था, और कुछ अनाज को लेके चलते थे, अनाज सी फूड इसी के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो देखा गया कि बराबर उनमें यानी कि हरी साग सब्जियां इनके भोजन में अभाव रहता था, साल साल भर, 2-2 साल अभाव रहता था। तो ये जब हरी साग सब्जियां नहीं खा पाते थे, तो जब लोग वहां से रिटर्न होकर आते थे, समुद्र को पार करते थे, किसी दूसरे किनारे पर पहुंचते थे, तो देखा जाता था कि उनके मसूड़ों से खून का निकलना, मसूड़ों का लालपन, रेडनेस, ये सारी समस्याओं को देखा गया। तो अंतर क्या था, क्योंकि हमसे, हमारे और उनमें अंतर क्या था कि हम लोग जो फल फ्रूट खा रहे थे, हरी साग सब्जी को खा रहे थे, वे उसको नहीं खा पा रहे थे, बल्कि वो मांस का सेवन करते थे, मछलियों को खाते थे, अनाज लेके चलते थे, उसको खाते थे। तो यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि जो आपकी विटामिन सी है, आपकी विटामिन सी है, यह सिर्फ और सिर्फ वनस्पत जगत में पाई जाती है। जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है कि आपके मांस में कौन सा ग्लूकोज, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो आपका मांस जवाब होता है। और वहीं पर हम लोग पता है क्योंकि जो ग्लूकोज हुआ करता है, ग्लूकोज का संचय हमारी मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांस में विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं। अगर मांस में, अगर सी फूड में विटामिन सी पाया जाता, तो क्या जो समुद्री यात्री हुआ करते थे, जो 2-2 साल तक चलते रहते थे, क्या उनको स्कर्वी रोग होता? नहीं ना होता। और यहीं से एक चीज जान लीजिए कि आपका जो दूध होता है, जो आपका संपूर्ण आहार है, उसमें भी विटामिन सी का अभाव पाया जाता है। विटामिन सी के साथ आयरन और आपका फाइबर का अभाव पाया जाता है। चलिए देखिए, अगर हम उसकी विशेषता की बात करें, तो आपकी जो विटामिन सी है, एक सफेद रवेदार गंधहीन एक सफेद पदार्थ है, सफेद के साथ रवेदार है और गंधहीन, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है। किसमें? विटामिन सी में। इसके साथ साथ आपका विटामिन सी जो होता है, जल में पूर्ण घुलनशील होता है, उसके साथ ही आपके एल्कोहल और ग्लिसरीन में अर्ध घुलनशील होता है, यानी कि कम घुलनशील होता है। इसी के साथ साथ और जान लीजिए कि जो है आपके क्लोरोफार्म और ईथर में अघुलनशील होता है, क्लोरोफार्म और ईथर में अघुलनशील होता है, जबकि हमने देखा कि एल्कोहल, ग्लिसरीन और एसीटोन में यानी कि अर्ध घुलनशील अर्थात कम घुलनशील होता है। ये आपका जो विटामिन सी हुआ होता है, पकाने पर जब इसको हम लोग पकाते हैं, आप लोग देखते हैं कि हमने देखा है कि लोग कुकर में रख देते हैं और कुकर सीटी मारता रहता है, 4-4 बार, 6-6 बार, 10-10 बार, 20 मिनट, 25 बार कुछ सीटियाँ मारता रहता है। तो उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं। विटामिन के केस में आपके विशेष रूप से विटामिन बी और विटामिन सी ये प्रभावित हो जाती है, लेकिन आपको विटामिन सी और विटामिन बी मिलने वाला नहीं। जब आप लंबे टेम्परेचर तक, लंबे दाब पे, लंबे समय तक रखते हैं, तो आपकी सारी विटामिन नष्ट हो जाती है, और उसमें से विशेष रूप से आपका विटामिन सी। आप इसके देखिए, इसके बारे में, जो आपका विटामिन सी है, आपका पकाने पर विटामिन सी को सिर्फ और सिर्फ आप खुली हवा में छोड़ दीजिए, तभी इसका जो है विनाश हो जाता है, इसका नाश हो जाता है। और आप लोग देखते हैं कि जो भी आप नींबू लीजिए, नींबू के अर्क को, क्योंकि आपको पता है कि नींबू के रस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और उसके अर्क को गाड़ लीजिए, रख दीजिए, कुछ देर आप यूज बना के देखेंगे, आप उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसका जो कलर चेंज होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और इसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। और अब खुले हवा में विटामिन सी को घुली अवस्था में छोड़ देने पर यह जो है खराब हो जाती है, इसका नाश हो जाता है। प्रकाश में विटामिन सी को घुली अवस्था में घोल के रूप में प्रकाश में रख देने पर भी नाश हो जाता है। उष्णता में भी धातुओं के प्रभाव से भी विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है। वहीं पर आपका विटामिन सी 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है एल स्कार्बिक एसिड, एक आपका होता है डी स्कार्बिक एसिड। वहीं पर जब हम एल स्कार्बिक एसिड की बात करते हैं, तो यह आपका विटामिन सी का सबसे सक्रिय रूप होता है, विटामिन सी का सक्रिय रूप होता है। और जो आपका एल स्कार्बिक एसिड हुआ करता है, इसी में ही एंटी स्कर्विक क्षमता पाई जाती है, यानी कि जो आपके मसूड़ों में जो स्कर्विक नामक रोग हुआ करता है, स्कर्विक रोग हुआ करता है, इसकी क्षमता पाई जाती है, इसको रोकने की क्षमता पाई जाती है। आपका विटामिन सी 2 प्रकार का तो है, लेकिन दोनों में इसकी क्षमता नहीं है कि आपके स्कर्विक को रोक सके। सिर्फ एक में क्षमता है। किसमें क्षमता है? जो आपके विटामिन सी का सक्रिय रूप है, यानी कि एल स्कार्बिक एसिड है, इसी में आपके स्कर्वी रोधी क्षमता पाई जाती है।
जबकि आपका जो विटामिन डी स्कार्बिक एसिड है, जो इसका दूसरा रूप है, इसे जो है डिहाइड्रो स्कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें आपके स्कर्वी रोधी क्षमता नहीं पाई जाती है। डी स्कार्बिक एसिड में, जिसे डिहाइड्रो स्कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है एंटी स्कार्बिक क्षमता नहीं पाई जाती है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो आपका जो विटामिन सी हुआ करता है यह कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायक होता है, बिना इसके अभाव में आपके कोलेस्ट्रॉल का चयापचय नहीं हो पाता है। और आपके लोहे के अवशोषण, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन के अभाव में लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता है। हमारे शरीर के द्वारा लोहा का किस विटामिन के अभाव में हमारे शरीर लोहे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और जब लोहा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको पता है कि आपके आरबीसी में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आरबीसी में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और लोहे का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो आरबीसी कम होगी, आरबीसी कम हुई आपको एनीमिया ग्रस्त होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लोहे का ज़्यादा आयरन लीजिए। आप देखते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट हुआ करती हैं उनको आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है नियमित खाने के लिए। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही होता है कि एनीमिया से ग्रसित ना हो, उनके अंदर ब्लड की कमी ना हो। लेकिन वो फोलिक एसिड लें, आयरन लें, लेकिन यदि उनके भोज्य पदार्थ में विटामिन सी की कमी है तो उसका अवशोषण ही नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है आपकी एनीमिया से ग्रसित रहेंगी। तो एफ के अवशोषण में, और इसके साथ साथ जो आप लोग आयरन तो ले रहे हैं, जो उसमें फेरिक के रूप में ले रहे हैं, आयरन को फेरिक के रूप ले रहे हैं, लेकिन आपके ब्लड में जो आयरन रहता है, जो एफ रहता है, वह फेरिक के रूप में नहीं रहता बल्कि फेरस के रूप में रहता है। तो हम लोग जो आयरन को अवशोषित कर रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं, इसी आयरन जो ले रहे हैं वो फेरिक के रूप में ले रहे हैं, उसको फेरस के रूप में कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। घाव को भरने की बात आती है तो आप लोग देखते हैं कि आपसे बार बार क्वेश्चन बनता है कि घाव को भरने में सहायक है। आपसे खनिज की बात पूछे तो वहाँ पे आपका जिंक आता है, जेरियन आता है, और जिंक के अभाव में आप लोग देखते हैं कि आपके स्वाद की तीक्ष्णता चली जाती है, यानी कि आप लोग स्वाद अच्छे से नहीं ले पाते हैं। और घाव को भरने स्वाद की तीक्ष्णता दो जगह बात आती है वहाँ पे जिंक के केस में। उसी प्रकार से जब विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी के अभाव में आपके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, क्योंकि उसमें जिस ऊतक डेवलप होते हैं, निर्माण टिश्यू का निर्माण होता है, वही टिश्यू डेवलप करके घाव को आपको भर देते हैं। और जब विटामिन सी का अभाव होता है तो एक टिश्यू डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, ऊतक डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, तो आपकी घाव भरेगी कहाँ से? अर्थात विटामिन सी जो है आपके घाव को भरने में सहायक हुआ करता है। आरबीसी की परिपक्वता में हमने कैसे दिखाया कि कैसे यह कार्य करता है, क्योंकि पता है कि आपके फेरिक यानी कि लोहे के अवशोषण में सहायक होगा। जब लोहा कम अवशोषित नहीं हो पाएगा तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आयरन है वो आपके आरबीसी की परिपक्वता में बहुत हेल्प करता है, और आपका जो विटामिन सी है वो आरबीसी के अवशोषण में हेल्प करता है। अर्थात हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो विटामिन सी है आरबीसी की परिपक्वता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंतरिक रक्तस्राव को रोकने में, अब आंतरिक रक्तस्राव होगा कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर में धमनी है और सिरा है, और यही आपके पूरे बॉडी में फैली हुई है। अर्थात आपके अंदर रक्तस्राव तभी होगा जब आपकी धमनी फटे या तो आपकी सिरा फट जाए, धमनी फट जाए, सिरा फट जाए। अर्थात यह आंतरिक रक्त प्रवाह को रोकेगा। इसका इनडायरेक्ट तात्पर्य है कि आपके रक्त वाहिनियों को मजबूत बनाता है, आपकी रक्त वाहिनियों को इलास्टिक बनाता है, मजबूत बनाता है, जिसके कारण से आंतरिक रक्तस्राव नहीं होता है। अर्थात ये आंतरिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। संक्रामक बीमारियों से बचाव, आपको पता है कि जो विटामिन सी है आपके संक्रामक बीमारियों से बचाव। आपने देखा है जब कोरोना काल का समय था तो वहां पर आपने देखा कि विटामिन सी का प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में विटामिन सी की अधिक से अधिक मात्रा का प्रयोग करिए, और विटामिन सी संक्रामक बीमारियों से बचाती है, इसका भी एक काम हो गया। और इसके साथ साथ आपकी जो विटामिन सी है ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आती है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में 3 आती है, हमने बताया था AC, विटामिन A, C और E, ये आपके तीनों के तीनों विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। अब बात आपके समझ में आ रही होगी कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए आपको समझना होगा मुक्त मूलक क्या है। मुक्त मूलक को समझने के लिए आप लोग यही जान लीजिए कि आप लोग जब देखते हैं कि जब आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, जब वहाँ पे ईंधन नहीं जल पाता है तो आप लोग देखते हैं कि कहते हैं गाड़ी धुआं दे रही है,
गाड़ी धुआं दे रही है और वहां पे ब्लैक ब्लैक कार्बन आपके निकल करके आपके आसमान में उड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से आपके शरीर में जब भी दहन की प्रक्रिया होती है तो वहां से भी कुछ अवशिष्ट बचता है, उसी को ही फ्री रेडिकल मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है, जो कि हम गाड़ी के केस में हम लोग कहते हैं कि धुआं गाड़ी दे रही है। उसी प्रकार से जब आपके शरीर में कुछ अवशेष, कुछ बच जाए, कुछ गंदगी बच जाए, उसी को ही मुक्त मूलक फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हुआ करती है, इन्हीं मुक्त मूलकों को समाप्त करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की पर्याप्त मात्रा रहती है तो आपके आंख के नीचे, आपके चेहरे पे डार्कनेस नहीं आने वाली, बल्कि आपके स्किन पे शाइनिंग मिलती है। तो इसकी आपने भूमिका देखा एंटीऑक्सीडेंट, और उसमें से जो आपका विटामिन सी है एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एमिनो एसिड के चयापचय में सहायक है। आपको पता है कि बहुत सारी एमिनो एसिड हैं, आपके एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। नॉन एसेंशियल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि हमारे शरीर उसको बना रही है, लेकिन जो एसेंशियल एमिनो एसिड है उसी के चयापचय में आपका विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन सी एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाले कार्टिकल हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले कार्टिकल हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक है। एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाले कार्टिकल हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। लेकिन जब इसका स्राव कम हो जाता है तो आपके जो है एड्रिनल पार्टिकल है, जो उसके भाग है, वो सूज जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयोडीन के केस में, क्योंकि जो आपकी थायराइड ग्रंथि थी, जो थायराइड ग्रंथि थी, जब आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है तब इसको जो स्राव ज़्यादा करना पड़ता है आपके थायराइड ग्लैंड को, और परिश्रम जब ज़्यादा करती है तो यह भी जो है गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने पे आप लोग क्या होता है, लोग मुंह को फुला लेते हैं, तो ये अपने आप को फुला लेती है और ऐसे लटक जाती है। वही स्थिति यहाँ पर भी होती है। जब इसका संश्लेषण नहीं हो पाता है तब इसको कार्य अधिक करना पड़ता है। कार्य अधिक करने के कारण इसके जो है एड्रिनल के पार्टिकल जो होते हैं, ये इनके आकार में वृद्धि हो जाती है, और जब आकार की वृद्धि होती है तो इसी को ही हाइपरट्रोफी के नाम से जाना जाता है। जब इनके एड्रिनल पार्टिकल के आकार में जब वृद्धि हो जाती है तो इसी को ही हाइपरट्रोफी के नाम से जाना जाता है। और जो इसके विपरीत ही जब इसके आकार में कमी होती है, जब इसका आकार संकुचित होने लगता है तो उसी को ही हाइपोट्रोफी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आगे इसको साफ कर दें पुनः और बाकी को बता दें। चलिए आगे देख लेते हैं। हम जब विटामिन सी की कमी के कारक की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला कारण निकल के आता है आपका मदिरापान। जो लोग मदिरापान का अधिक सेवन करते हैं, मदिरापान करते हैं यानी कि शराब पीते हैं, तो आपको पता है कि जब व्यक्ति शराब को पीता है तो वह ज़्यादा मूत्र का सेक्रेशन करता है, उसको ज़्यादा मूत्र विसर्जित करता है, और आपके विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, तो अर्थात उस मूत्र के मार्ग से या आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो मदिरापान वालों में, जो लोग मदिरापान करते हैं उसमें इसकी कमी होती है। धूम्रपान, मधुमेह टाइप 1। अब यहाँ पर मधुमेह टाइप 1 टाइप 2 की बात होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं देखता हूँ कि कंफ्यूजन होता है टाइप 1 टाइप 2 को लेकर के, कि किसमें टाइप 1 होगा, किसमें टाइप 2 होगा, एडल्ट में कौन सा होगा, नवजात में कौन सा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो टाइप 1 सबसे पहले, टाइप 1 की सबसे पहले 1 आता है, पुनः 2 आता है। तो बच्चे का जन्म होगा, पहले वह छोटा रहेगा, पुनः एडल्ट होगा, 40 के बाद जाएगा। 40 के बाद होने वाला जो डायबिटीज होता है वह टाइप 2 होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंसुलिन का स्राव होता है, इसके इंसुलिन के स्राव में कमी आ जाती है, अर्थात तो वहाँ पे जो बीटा, आपकी जो अग्नाशय की बीटा सेल होती है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है। जितना हम खाते हैं, जितना अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जो टाइप 1 होता है, जो बच्चों में हुआ करता है, इसमें इसका स्राव ही नहीं होता है, अर्थात इनको अतिरिक्त इंसुलिन बाय इंजेक्शन के थ्रू लेने की आवश्यकता पड़ती है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन को लेने की आवश्यकता होती है, तो टाइप 1 में होती है। तो टाइप 1 यानी कि जो आपके बच्चों में होता है, और टाइप 2 जो 40 वर्ष के बाद होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी टाइप 1, क्योंकि आपको पता है जो मधुमेह का लक्षण ही है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, अधिक पेशाब आएगी, ये सारे के सारे इसके लक्षण है। तो जब ज़्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है आपको जो है, ये जो आपका विटामिन सी है आपके वाटर सोल्यूबल है, तो इसके माध्यम से आराम से आपके विसर्जित हो जाएगी। फलों एवं सब्जियों का सीमित उपयोग, जो लोग फल और सब्जियों का सीमित उपयोग करते हैं, यानी कि उसको लगभग नाम मात्र कभी खा लिए बस ऐसे ही चल रहा है, तो उनमें इसकी कमी देखी जाती है। आहार संबंधी आदतें, आहार संबंधी आदतों में भी बहुत लोगों की आदत होती है कि कहते हैं हम नींबू नहीं खाएंगे, हम ये चीज़ पालक नहीं खाते हैं, हम बैगन नहीं खाते हैं, हम मूली नहीं खाते हैं, तो इसकी भी कमी से देखी जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं खट्टा खाते ही नहीं है। तो आपको पता है जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आपके खट्टे फल और सब्जियां हैं।
तो उनमें भी देखा जाता है। और वहीं पर देखिए भोजन संबंधी विकार, भोजन संबंधी विकार की बात होती है तो आप लोग 3 विकार देखते हैं भोजन संबंधित, जो कि आपके परीक्षा का भाग बनता है। तो जान लीजिए, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा और एक होता है बिंज डाइट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा विशेष रूप से इससे जो ग्रसित होती हैं आपकी किशोर लड़कियां होती हैं, अपने को फिट बॉडी, 0 फिंगर, यानी कि अपने को बहुत ही फिट रखने के लिए, हमको मोटा नहीं दिखना, हमारा पेट निकल जाएगा, ऐसे वैसे भद्दा लगेगा, हमको नहीं बन, वो खाती ही नहीं है। इसी घटना को ही एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर बुलिमिया नर्वोसा की जब बात होती है, इसमें किशोरियां खाती तो हैं लेकिन स्वाद भी लेना है, उसको डाइजेस्ट भी ना हो, इसके लिए इसके कारण वो जो उंगली को डाल करके पहले तो उल्टी करने लगती है, इस तरह से प्रयास करती है हमको उल्टी हो जाए, पचे ना, स्वाद हमने ले लिया, अब पुनः इसको हम जो है वॉमिट कर दें, उल्टी कर दें, जिससे हमारे अंदर डाइजेशन ना हो पाए। और जब डाइजेशन नहीं होगा तो इसको प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं, स्वाद तो हम ले लिए। तो इस स्थिति को ही बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। और पहले तो उंगली डाल करके और सारे प्रयास करती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है उनमें विकार डेवलप हो जाता है, सोता ही वो जो है इसका वोमिट कर देती हैं। वहीं पर एक बात आती है बिंज डाइट की। बिंज डाइट वह स्थिति होती है जो उसमें जो है व्यक्ति दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता है, उसको आदत पड़ जाती है, बिना रह ही नहीं पाता, कुछ काम करेगा कुछ खाता रहेगा। ये नहीं है कि एक निश्चित समय पे 2 घंटे 4 घंटे के अंतराल पर वो खाना खा रहा है, भरपेट खाना खा रहा है, जहाँ से कुछ मिला वहाँ से कहीं कुरकुरा, कहीं बिस्किट, कहीं नमकीन, कहीं चावला चबा रहा है, कहीं कुछ चबा रहा है, जो ही मिल रहा है कुछ ना कुछ खाते ही फिर रहा है। तो ये आपका है बिंज डाइट। चलिए, खाद्य एलर्जी, मानसिक बीमारी, खाद्य एलर्जी है भी किसी भी चीज़ से खाद्य एलर्जी, यानी वह व्यक्ति वह चीज़ वो उस चीज़ को खाएगा ही नहीं। अब देखते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन सा रोग आपका होता है। एक आपको पता है कि एक आपका स्कर्वी है, एक आपका है जिंजिवाइटिस। स्कर्वी तो आपको पता है कि मसूड़ों से ब्लड का आना, सॉकेट का ढीला हो जाना, जिस सॉकेट में आपका दांत है, सूजन आ जाना, यही सारे लक्षण आपके जिंजिवाइटिस में भी हैं। देख लेते हैं, जिंजिवाइटिस की बात करें तो मसूड़ों में सूजन का आना, वहां से पस का आना, रक्त का आना, दर्द का होना, यही आपका है जिंजिवाइटिस। ये दोनों के दोनों विटामिन सी से संबंध रखते हैं और आपके दांतों को प्रभावित करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं स्कर्वी की। आपका स्कर्वी जो होता है आपके 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है चाइल्ड स्कर्वी और एक आपका होता है एडल्ट स्कर्वी। चाइल्ड स्कर्वी की बात करते हैं तो चाइल्ड स्कर्वी जो होता है अंडर 24 मंथ, यानी कि 24 माह से कम आयु के बच्चों में हुआ करता है। और यह होता क्यों है? क्योंकि जो बच्चे कृत्रिम व परिष्कृत दूध का सेवन करते हैं, कृत्रिम या परिष्कृत दूध का सेवन करते हैं, ना कि माँ के दूध का सेवन करेंगे, ना कि गाय और भैंस के दूध का सेवन ना करके, ना कि आपके जो है जो फोर्टिफाइड दूध होता है ना कि उसका सेवन करते हैं, बल्कि परिष्कृत दूध का, कृत्रिम दूध का सेवन करते हैं, तो उनमें यह समस्या देखी जाती है। और इसमें भी होता है चाइल्ड स्कर्वी में भूख का ना लगना, बेचैनी, त्वचा के नीचे रक्तस्राव, मसूड़ों में सूजन, बेहोशी के दौरे पड़ना, हड्डियों के जोड़ों पर सूजन, हड्डियों के जोड़ जो आपके ज्वाइंट हुआ करते हैं उनके ऊपर भी इन पर सूजन आ जाती है। और इसका जब बहुत समय तक इलाज नहीं होता है तो बच्चे की डेथ भी हो जाया करती है। वहीं पर आपका दूसरा आता है आपका एडल्ट स्कर्वी। इसमें जो है जोड़ों में दर्द, आंतरिक रक्तस्राव, रक्त के रुधिर प्लाज्मा में, यानी कि आपके रक्त में रुधिर प्लाज्मा की कमी। तो जो रुधिर प्लाज्मा है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्लाज्मा हुआ करता है एक आपका लिक्विड फॉर्म हुआ करता है, यह आपका माध्यम होता है जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रवाहित होते रहते हैं। इतनी बात हो गई। और इसमें भी क्या होगा, मसूड़ों में दर्द एवं आपके जो मसूड़ा, जो आपका सॉकेट है जिसमें आपके दांत हैं, उनका ढीला पड़ जाना। और इसके भी लंबे समय तक जब इलाज नहीं होता है, जब विटामिन सी का अभाव रहता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर हम स्रोत की बात करें तो आपके सभी प्रकार के खट्टे फल एवं सब्जियां, आपका नींबू हो गया, आपकी हरी मिर्च हो गई, आपकी गोभी हो गई, ये सारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं। और इसके स्रोत की बात करें, नींबू, संतरा, मौसमी, अभी दालों के अंकुरित खमीरीकृत खाद्य पदार्थ, हरी मिर्च, फूलगोभी, ये सारे के सारे इसके स्रोत हैं। वहीं पर अवशोषण की जब बात करते हैं तो इसका भी अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है। और वहीं पर जब संग्रह की बात करते हैं तो इसका संग्रह एड्रिनल एवं पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। लेकिन एड्रिनल एवं पिट्यूटरी ग्लैंड में तो होता है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है। लेकिन यदि चयापचय के बाद जो इसकी विटामिन सी की अतिरिक्त मात्रा बच जाती है, वह आपके ऑक्जेलिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाती है।